एसपी साहब मास्टर जियो को अपने ऑफिसर के कहने पर नए जाल में फंसाने गए थे। सब कुछ सेट हो गया था जैसा कि प्लान था। मास्टर जियो को कंसाइनमेंट के साथ फंसाने की साजिश थी, मगर कबीर ने मास्टर जियो को पहले ही कहा था कि ये एसपी की चाल है, तो मास्टर जियो ने आरके से बोलकर सब कुछ सेट कर दिया था। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो आरके ने बहुत सावधानी के साथ पुलिस का वीडियो बना लिया था। एसपी को बहुत बाद में समझ आया कि उनकी अपनी चाल उन पर ही उल्टी पड़ गई है। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है, मगर उनको समझ आ गया था कि अब बहुत देर हो गई है। रात के अंधेरे में आरके ने बहुत चालाकी के साथ एसपी को चकमा दे दिया था। एसपी का दिमाग पहले से ही खराब था, मगर अब उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। जब वो लोग वापस से पुलिस स्टेशन आए तो वहां पर एसपी साहब के लिए एक और मुसीबत इंतजार कर रही थी। अभी एसपी साहब अपने दफ्तर में आए ही थे कि अचानक से वहां डीआईजी साहब पहुंच गए। एसपी साहब को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। आखिर रात में हुए एसपी ऑफिस पर हमले की बात डीआईजी साहब जानना चाहते थे। एसपी साहब ने जो कुछ डीआईजी साहब को बताया उस बात से वो इत्तेफाक नहीं रखते थे। बहुत देर तक इधर उधर की बातों को सुनने के बाद डीआईजी को गुस्सा आने लगा था। आखिर में उसने बहुत जोर की आवाज में एसपी से पूछा कि सच बताओ, यहाँ क्या हुआ था और शिमला शहर में क्या चल रहा है। अचानक से ऑफिस का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया था। एसपी की कुर्सी पर डीआईजी साहब बैठे हुए थे और एसपी साहब आम इंसान की तरह सामने की चेयर पर बैठे हुए थे। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है, मगर उसको एक बात पता थी कि डीआईजी के सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। जिस तरह से आने के बाद उसने शिमला के मामले को संभालने की कोशिश की थी, वो आज उसके ऊपर ही उल्टा पड़ गई थी। एसपी की खामोशी डीआईजी को सब कुछ बयान कर रही थी, मगर डीआईजी भी उसके मुंह से ही सुनना चाहता था कि क्या मामला है। ऑफिस के बाहर भी बहुत ज्यादा पुलिस के लोग खड़े थे। वो सब जानते थे कि आज एसपी साहब को जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो उनके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। एसपी साहब जवाब दीजिए, आपने क्या किया है? आपकी खामोशी आपको बर्बाद कर देगी। याद रखना, सच बता दोगे तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, मगर झूठ कहोगे तो याद रखना मैं सबसे पहले तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा, डीआईजी ने कहा। उनके सब्र का बांध अब टूट रहा था। उनको समझ आ रहा था कि एसपी के अंदर बहुत सारे राज हैं, मगर उनको बाहर निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल था। सर, मैंने बहुत कोशिश की कि शहर के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करूं, मगर मेरा दांव मुझ पर ही भारी पड़ गया, एसपी गौतम ने कहा। बात वही है गौतम, मैं आपसे उसी नाकामी के बारे में पूछ रहा हूं, डीआईजी ने कहा। अब क्या कहूं आपको सर, क्या हुआ है मेरे साथ? एसपी साहब, जब आपने कल मीडिया से लड़ाई की थी, मुझे तभी समझ आ गया था कि तुम नाकाम हुए हो, लेकिन याद ये भी रखो कि तुम मेरे सबसे काबिल ऑफिसर्स में से एक हो। मुझे अभी वही सच जानना है जिसके कारण आज तुम इतने ज्यादा परेशान दिख रहे हो, डीआईजी ने कहा। सर, वैसे तो मैं अपने आप को डिफेंड नहीं करूंगा, मगर मेरी हालत को समझने के लिए आपको पहले आसपास का क्राइम सिनेरियो समझना पड़ेगा, एसपी ने कहा। हाँ ठीक है, मुझे जो समझाना है समझा लो, मगर मुझे बस उस सच के बारे में बता दो जिसको तुम अपने मन में लिए घूम रहे हो, डीआईजी ने कहा। एसपी साहब ने डीआईजी की बात सुनने के बाद अपने एक ऑफिसर को बुलाकर कॉन्फ्रेंस रूम को तैयार करने को कह दिया। साथ में डीआईजी ने बहुत अच्छे से एसपी को इस केस से जुड़े हुए सभी तरह के फाइल को लाने को कहा था। एसपी को अब लग रहा था कि वो शायद से अपने बॉस को समझा सकता है। माहौल जैसा हो गया था उस हिसाब से बहुत सी बातों का ध्यान रखना था। एसपी के आदेश पर तुरंत कॉन्फ्रेंस रूम को साफ कर दिया गया था। करीब आधे घंटे बाद कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर सब लोग जमा हो गए थे। डीआईजी ने एसपी को साफ साफ बोल दिया था कि रूम के अंदर सिर्फ केस से जुड़े हुए लोग ही रहेंगे। सब कुछ सेट होने के बाद एसपी साहब ने डीआईजी को सब खेल बताना शुरू कर दिया। एसपी साहब सबसे आगे स्टेज पर थे और बाकी के लोग सामने की तरफ बैठे हुए थे। एसपी साहब ने बहुत लंबी सांस के बाद बोलना शुरू किया। ये खेल तब शुरू हुआ था सर, जब पंजाब से आने वाले सारे गैंगस्टर और सब गैंग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। उस वक्त मार्केट में ये भी खबर थी कि पंजाब के एंटी ड्रग मूवमेंट के कारण सब गिरोह वालों ने हिमाचल प्रदेश की तरफ अपना रुख किया था। हिमाचल में भी इन लोगों के इलाके थे, चंबा, कांगड़ा, सोलन, कुल्लू और शिमला। पॉइंट क्या है इन सब बातों का?
और आपके केस से क्या कनेक्शन है इन सब का? डीआईजी साहब ने पूछा। सर आगे अब यही स्टोरी आने वाली है। जब क्राइम वर्ल्ड में ये सब हलचल थी तब इस जगह से एक आदमी खड़ा हुआ। उसका नाम था मास्टर जियो। वैसे तो इसका पूरा नाम था जीवनलाल ओबेरॉय, मगर माफिया जगत में इसको मास्टर जियो के नाम से ही जाना जाता है। जब सारे गिरोह का रुख शिमला की तरफ हुआ तो मास्टर जियो ने इंटरनेशनल माफिया से हाथ मिला लिया। इसके बाद मास्टर जियो ने किसी भी गैंग को आगे आने का मौका ही नहीं दिया, एसपी ने कहा। मगर ऐसा क्यों था? मतलब कि मास्टर जियो को ऐसा करने की क्या जरूरत थी? डीआईजी ने पूछा। सर हमारे पास जितने भी सबूत हैं या जो भी रिकॉर्ड इन फाइलों में दर्ज है, उससे तो यही लगता है कि मास्टर जियो का इलाका सबसे अच्छा था। क्योंकि अगर किसी को कोई गैर कानूनी सामान भारत से नेपाल पहुंचाना होता तो उसको मास्टर जियो के इलाके से ही होकर गुजरना पड़ता है। जब भी कुछ इधर उधर जाता है तो मास्टर जियो को बहुत सारा पैसा मिलता है। मैं जब यहाँ पर आया तो मुझे ये खेल समझ में आ गया। एसपी साहब अभी बता ही रहे थे कि अचानक से डीआईजी साहब ने बहुत आराम से अपने हाथों में एक फाइल को देखते हुए कहा, इस फाइल में तो कहीं भी मास्टर जियो के खिलाफ कोई केस नहीं है। साथ ही यहाँ पर इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि मास्टर जियो का इंटरनेशनल माफिया से कोई रिलेशन है। सोचने वाली बात यह भी है कि इंटरनेशनल माफिया को इंडिया में मुंबई छोड़ के शिमला का आदमी मिला पार्टनरशिप करने को। सर जब मैंने यहाँ पर पोस्टिंग संभाली थी तब यही सवाल मेरे मन में भी आया था। मुझे लग रहा था कि मास्टर जियो के साथ कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ है। तभी मैंने आने के साथ ही मास्टर जियो को अपने हिसाब से देखना शुरू किया। बस यहीं पर मैंने गलती कर दी सर। ये जो ऑफिस में परसों की रात वारदात हुई है वो सब मास्टर जियो की ही देन है। पहला तो कोई सबूत नहीं है कि ये सब मास्टर जियो ने किया है, और मान लो कि ये सब मास्टर जियो ने ही किया है तो वो भी हमले को देखते हुए लग रहा है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। इस बात को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे एसपी साहब? डीआईजी ने बहुत मजाकिया अंदाज में पूछा। डीआईजी साहब के सवाल ने अब एसपी को उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से वो जवाब नहीं देना चाहता था। मगर इस बात को एसपी अभी डीआईजी को नहीं समझाना चाहता था। कुछ देर सोचने के बाद एसपी ने बहुत आराम से कहा, सर इस शहर में मास्टर जियो के बहुत से मदद करने वाले हैं। एक रात जब मैं सर्च ऑपरेशन पर गया था तो मुझे अतुल नाम का आदमी मिला। उसका किडनैप किया गया था। जाहिर सी बात थी कि उसको मास्टर जियो ने किडनैप कराया था। मैंने बहुत कोशिश की कि किडनैपर्स से इस बात के लिए कन्विंस कर लूं कि इस काम को करने वाला आदमी मास्टर जियो ही है। एसपी साहब के आवाज में जो कॉन्फिडेंस पहले था वो अब नहीं बचा था। आखिर आज उनके किए का हिसाब हो रहा था। मगर इस बात की या इस केस की कोई भी डिटेल कहीं नहीं है, ऐसा क्यों है एसपी साहब? डीआईजी ने पूछा। सर वो बात ये थी कि मैंने किडनैपर्स को बहुत अच्छे से पकड़ लिया था, मगर उन लोगों ने कभी भी नहीं कहा कि मास्टर जियो के इशारे पर ही इस किडनैपिंग को किया गया है। इसलिए आपको इस केस का कोई डिटेल नहीं मिला है। एसपी साहब आप मुझे ये मत कहना कि पुलिस स्टेशन पर हमला कर वो लोग उस आदमी को छुड़ा के ले गए, और अगर ऐसा हुआ है तो मुझे तुमसे और तुम्हारी टीम से इस बात का लिखित बयान चाहिए, डीआईजी ने ऊंची आवाज में कहा। डीआईजी साहब की बात को सुनकर एसपी साहब के तोते उड़ गए थे। वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि उनके पास डीआईजी के सवालों का कोई जवाब नहीं है। कोई नहीं इस बात को समझता था कि एसपी साहब के दिल पर अभी क्या गुजर रहा है। उनके साथ इस वक्त कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हर आदमी का चेहरा काला पड़ गया था। डीआईजी की कार्रवाई का मतलब था सस्पेंड होना। ऐसा नहीं था कि एसपी साहब ने ईमानदारी के लिए पहले कभी इस कीमत को नहीं चुकाया था, मगर इस बार ऐसा होने का मतलब था जले पर नमक लगाना। डीआईजी साहब एक एक करके सब लोगों के चेहरे को देख रहे थे। उनको भी अब समझ आ रहा था कि एसपी ने क्या कर दिया है, क्योंकि अगर सबूत भी नहीं थे तो ऑफिशियल केस को रजिस्टर करके कम से कम उसको आगे की कार्रवाई को करनी चाहिए थी। मगर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। एसपी की चालाकी उसके ऊपर ही भारी हो गई थी। आखिर में डीआईजी साहब अपनी जगह से उठ के बाहर निकल गए, क्योंकि वो शब्दों से ज्यादा बेहतर तरीके से इंसान की खामोशी को समझ रहे थे। लेकिन जाने से पहले उन्होंने एसपी को सलाह देते हुए कहा, मैं इस बात का वादा करता हूं कि तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी, मगर मैं इस बात का दावा नहीं कर सकता कि तुम्हारी इज्जत कितनी बचेगी। साथ ही डीआईजी साहब ने बहुत अच्छे से एसपी को आखिर में यह भी बताया कि अतुल को नहीं, उनके नेबर्स को ढूंढ सको तो ढूंढ लो। डीआईजी के ऑफिस से बाहर जाते ही एसपी अपनी जगह पर सर पकड़ के बैठ गया। वो इस बात को बहुत अच्छे से समझता था कि अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। मास्टर जियो ने उसको हराया ही नहीं था, बल्कि थप्पड़ मारते हुए हराया था। उसने तो मास्टर जियो का सिर्फ एक कंसाइनमेंट पकड़ा था जिसकी कीमत 40 करोड़ के पास थी, मगर मास्टर जियो ने एसपी की इज्जत ही खत्म कर दी थी।
एसपी को भी आइडिया नहीं था कि इस वक्त अतुल कहाँ हो सकता है। दूसरी तरफ अतुल को कबीर ने बहुत सीक्रेट जगह पर रखा था। खैर, ये कोई इतना भी सीक्रेट जगह नहीं थी, बल्कि ये अतुल का ही घर था। मगर अतुल को इस बात की भनक नहीं थी, क्योंकि उसको पुलिस स्टेशन से गायब करते वक्त किसी ने इस बात का कोई भी जिक्र नहीं किया था। साथ ही अब अतुल की मेंटल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। उसको अब सच और झूठ में फर्क समझ नहीं आ रहा था। अचानक से कमरा खुलता है और अतुल देखता है कि कोई उसको मिलने आया, मगर बहुत देर तक अंधेरे में रहने के कारण वो ये देख नहीं पा रहा था कि कौन आया है उससे मिलने के लिए। उसको अब इंसान से ज्यादा उसकी परछाई दिख रही थी। अतुल की हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। वो बार बार पानी मांग रहा था। जो आदमी अभी अतुल को देखने गया था, वो उसकी हालत को देख के बहुत ज्यादा डर गया था। उसने तुरंत से मास्टर जियो को कॉल लगाया कि आपने जिस आदमी का ख्याल रखने के लिए मुझे बुला है, उसकी हालत ठीक नहीं लग रही है। मास्टर जियो के लिए भी ये बहुत ज्यादा परेशानी की बात थी, क्योंकि कबीर के प्लान के हिसाब से अतुल का ठीक रहना बहुत ज्यादा जरूरी था। मास्टर जियो ने अतुल को संभालने को कहा और आराम से उसको ट्रीट करने को कहा। क्या एसपी साहब अपनी इज्जत बचा पाएंगे? क्या है कबीर का आगे का प्लान जो उसने अतुल के साथ सोचा है? क्या अतुल की हालत खराब है? एसपी जब ऑफिस जाते हैं, डीआईजी उसके ऑफिस में होता है, जिसे देख एसपी हैरान हो जाता है। वहां डीआईजी ने एसपी की कुर्सी पर बैठकर सबसे पहले वहां लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बातचीत करना शुरू किया, जिसके बाद उसने ऑफिस की घटना के बारे में पूछा। एसपी ने उसे बताया कि इसे एक कॉल आई थी, जिसमें पड़ोस के गांव हथियार के गोदाम की जानकारी थी। मैं अपनी टीम लेकर वहां पहुंचा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मैं वहां से तुरंत लौटा, तब देखा कि ऑफिस में सब तरफ अफरा तफरी थी। डीआईजी ने शंकित होते हुए कहा कि उसमें नुकसान तो हुआ ही नहीं था। एसपी ने कहा कि मुझे सच बताओ, अगर नहीं बताया और मैंने पता लगा लिया तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। इसके बाद एसपी ने पूरी बात समझाने के लिए डीआईजी और अपने खास अफसरों को पूरी बात शुरू से बताई, जिसमें सबसे पहले मास्टर जियो के बारे में पूरी जानकारी, जिसमें वो किस तरह से इंटरनेशनल ग्रुप से मिलकर पूरे शिमला को चलाता है। इसके बाद कंसाइनमेंट पकड़े जाना, उसमें पारस का नाम आना लेकिन सबूत न होना, उसे फेक कॉल आना, जिसके बाद एसपी ने अतुल और उसके किडनैपर के छूटने तक सारी बात बताई। सारी बात समझने के बाद डीआईजी ने एसपी को साफ कर दिया कि वो कोशिश करेगा उसे बचा सके, लेकिन वादा नहीं कर सकता। नौकरी बच भी जाएगी तो डिपार्टमेंट में तुम्हारी इज्जत तो वो नहीं रह जाएगी जो पहले थी। दूसरी तरफ अतुल को एक बंद कमरे में रखा गया था, जो कि उसी के घर का बेसमेंट था, ताकि कोई आसानी से ढूंढ न सके। अतुल एक अंडरग्राउंड कमरे में कैद था। वो जिस घर में कैद था वो एक पुराने बनावट का घर था, जो कि लकड़ी से बना था। जहाँ जमीन के नीचे कुछ जगह होती थी, वहां से एक अंडरग्राउंड रास्ता जाता था। वहीं पर एक कमरा था। इस कमरे में कभी तेज रोशनी होती थी तो कभी कभी बिल्कुल घुप अंधेरा। वो जब पानी मांगता तो उसे पानी नहीं मिलता था। वो जो जब चाहता नहीं मिलता था। ये एक मानसिक टॉर्चर का प्रकार था, जहाँ बंदे को तेज रोशनी में रखा जाता, वो भी भूखा प्यासा, और जब वो बिल्कुल मरणासन स्थिति में हो जाता तो उसे छींटे मारकर जगाया जाता और सोने नहीं दिया जाता। उसे सिर्फ जिंदा रखा जाता था। उसकी जिंदगी नरक हो चुकी थी। अतुल के मन में भी आया कि जब से सारस्वत परिवार के बारे में लिखा है, तब से उसकी जिंदगी ही बदल गई। पहले वो छिपकर जी रहा था, फिर मुखिया ने उसे किडनैप किया। जब उससे छुटकारा मिला तो एसपी ने उसे बचाने की जगह बंदी बना लिया, और अब ये यहाँ फंसा है, जो कि नरक से भी बदतर है। पिछली जगह इतना जुल्म नहीं था, पर यहाँ टॉर्चर की लिमिट नहीं थी। सोने ही नहीं देते, खाना ही नहीं देते, और हर वक्त तेज रोशनी। इससे तो अच्छा हो कि वो मर जाए, कम से कम इस नरक से आजाद होगा। दरअसल ये सब कबीर का प्लान था कि उसे इतना तोड़ दो कि वो खुद कहे जो भी करवा लो, बस यहाँ से जाने दो। उसकी आंखों पर तेज रोशनी पड़ रही थी। तभी रोशनी की तरफ से एक आदमी उधर आता है और कहता है, अब तो बोलने को तैयार हो कि तुम्हें और डोज चाहिए। उस आदमी ने अतुल से कहा, तुम सब भाड़े के टट्टू हो। तुमको क्या लगता है तुम्हारा बॉस वक्त आने पर तुम्हें छोड़ देगा? नहीं, वो तुम्हें भी ऐसे ही तड़पाएगा। अतुल ने गुस्से से भरकर कहा, ठीक है तुम्हारी मर्जी। उस आदमी ने कहा, अभी तक तो उस पर मानसिक टॉर्चर हुआ था,
अब बारी उसके शरीर को तोड़ने की थी। उस आदमी ने 2 आदमियों को इशारा किया। उन्होंने अतुल को उल्टा लटका दिया और उसके बाद उस पर वे डंडा बरसाने लगे। अतुल कराह रहा था, लेकिन मारने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लगभग घंटे भर मारने के बाद उसे बर्फ पर लेटा दिया गया। अतुल बुरी तरह चीख रहा था। वो चीखते हुए बेहोश हो जाता था, लेकिन वे आदमी उसे फिर से जगाते थे, फिर उसे टॉर्चर करते, और अब ये खेल हो चुका था। तभी वहां किसी व्यक्ति का आगमन होता है। ये मास्टर जियो थे। वे अतुल के पास आए और अतुल से कहा, मान जाओ अतुल और अपनी मुश्किल मत बढ़ाओ। हम जो पूछ रहे हैं बता दो। ये बहुत आसान है। तुम जैसे आदमी को यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। बताओ तुमने कबीर के खिलाफ ड्रग रिपोर्ट क्यों छापी, जबकि तुम जानते हो वो ड्रग नहीं लेता है। मास्टर जियो ने इस बार अतुल का मुंह खुलवाने का प्रयास किया। मुझे सारस्वत परिवार से नफरत है। मुझे उन्हें बदनाम करना था। कबीर की ड्रग रिपोर्ट से मुझे वो मौका मिला। मैंने ड्रग रिपोर्ट छाप दी, जिससे सारस्वत परिवार पर उंगली उठने लगी। मैंने तो सिर्फ अपना काम किया था। अतुल ने अपना पक्ष रखते हुए अपनी बात कही। अतुल टॉर्चर होते होते अधमरा हो गया था, तो उसने पीछा छुड़ाने के लिए जवाब देना जरूरी समझा, ताकि वो लोग और न माने। क्या तुमको कबीर की रिपोर्ट की सारी सच्चाई पता थी और तुम एक साजिश का हिस्सा थे, या फिर तुम्हें सिर्फ एक क्लू मिला जिससे तुमने रिपोर्टिंग की? मास्टर जी ने बड़ी ही शालीनता से सवाल किया। अतुल शांत था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी एक आदमी ने उसके बाल पकड़कर खींचते हुए कहा, जवाब दे, तुझे कुछ पूछा जा रहा है। मुझे सिर्फ ड्रग रिपोर्ट की कॉपी दी गई थी। मुझे कोई भी साजिश का कुछ भी नहीं पता था। मैं सारस्वत परिवार का बुरा चाहता था, तो मैंने अपनी तरह मिर्च मसाला लगाकर रिपोर्ट बना दी, ताकि कबीर की इमेज खराब हो जाए। अतुल ने सफाई देते हुए जवाब दिया। तुम्हें फिर से अपने अखबार में कबीर की इमेज को साफ करने के लिए एक और रिपोर्ट छापनी होगी कि वो ड्रग रिपोर्ट गलत थी। कबीर कभी भी ड्रग्स नहीं लेता है। मास्टर जियो ने अतुल को एक नई रिपोर्ट कबीर की इमेज साफ करने के लिए बनाने को कहा। आप समझते क्यों नहीं? एक बार जो खबर छाप दी गई उसका कुछ नहीं हो सकता, और उसके गलत साबित करते हुए एक और रिपोर्ट देना यह आसान नहीं होगा। जनता के बीच अखबार अपना भरोसा खो देगा। ये असल बात क्या है? अतुल ने अपनी दुविधा पेश की। तुम चाहो जो भी करो, लेकिन तुम्हें कबीर की ड्रग रिपोर्ट को खारिज करके उसकी इमेज ठीक करनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया तो बाकी तुम खुद जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। मास्टर जियो ने धमकाते हुए कहा। आप समझ क्यों नहीं रहे कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इससे मेरी ही बातों में कनेक्शन नहीं रहेगा, जो कि मुझे मंजूर नहीं। अतुल ने अपनी मजबूरी जाहिर की। अब मास्टर जियो एसपी से जल्द से छुटकारा चाहते थे। वे नहीं जानते थे कि एसपी का अगला कदम क्या होगा। कल रात के बाद एसपी उनसे बात भी करना चाहता था। अब एसपी और मास्टर जियो दोनों ही एक दूसरे से तंग आ चुके थे। मास्टर जियो ने अपने सेल फोन से नेताजी के पर्सनल असिस्टेंट को फोन मिलाया। थोड़ी देर घंटी जाने के बाद आवाज आई, हेलो, नरवाल साहब हैं? मैं मास्टर जियो बोल रहा हूँ। मास्टर जियो ने अपना परिचय देते हुए कहा। जी मास्टर जियो, नरवाल साहब अभी तो व्यस्त हैं, लेकिन 20 मिनट बाद उनकी मीटिंग खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैं उनसे आपकी बात करा दूंगा। पर्सनल असिस्टेंट ने मास्टर जियो को नपातुला जवाब दिया। ठीक है, पर उन्हें आप जरूर याद दिलाएं कि मास्टर जियो ने कॉल किया था। मास्टर जियो ने ये कहते हुए फोन रख दिया। मास्टर जियो बेचैनी से 20 मिनट का इंतजार कर रहे थे। वे सोचने लगे कि एसपी बहुत जिद्दी है और वो कभी हार नहीं मानेगा। उसकी वीडियो बन जाने के बाद भी कोई न कोई कदम जरूर उठाएगा। वो सोच ही रहा था, तभी उनके फोन पर घंटी बजी। हेलो, मास्टर जियो ने फोन उठाते हुए कहा। हाँ मास्टर जियो, बोलिए, क्या बात है? नरवाल ने कहा। मैंने आपका कहा सारा इंतजाम कर दिया है। मैंने 30 लाख आपके पार्टी फंड को और 70 लाख की प्रॉपर्टी शिमला में ही आपके लिए रिजर्व कर दी है। मास्टर जी अपनी बात अपने काम को याद दिलाते हुए कहा। बढ़िया है, आपने अपना काम कर दिया, हम भी अपना काम कर देंगे। आप निश्चिंत रहे, अब सब मेरे ऊपर छोड़ दें, मैं देख लूंगा, नरवाल ने कहा। इसके बाद नरवाल ने अपने असिस्टेंट को बुलाया और डीआईजी और एसपी के बारे में फाइल भेजने को कहा। थोड़ी ही देर में असिस्टेंट ने उनके सामने एक फाइल रख दी, जिसमें एसपी के ज्वाइनिंग से लेकर अभी तक के करियर की पूरी जानकारी थी। इसमें अभी की घटनाएं भी शामिल थी। वो समझ गया था एसपी थोड़ा टेढ़ा आदमी है, इसलिए उसे खुद भी होम मिनिस्टर से बात करनी होगी। लेकिन डीआईजी की फाइल से वो समझ गया ये काम का आदमी है और ये सारा काम आने वाले समय में कर सकता है। उसने अपने पर्सनल असिस्टेंट को डीआईजी को फोन लगाने को कहा। असिस्टेंट ने तुरंत डीआईजी का नंबर लगाया। तुरंत रिसीव होते ही उसने नरवाल साहब को दे दिया। हेलो, उधर से डीआईजी ने रॉब से कहा। डीआईजी, मैं बोल रहा हूँ, नरवाल। नरवाल की आवाज में अलग ही भारीपन और अहंकार झलक रहा था। हाँ सर, डीआईजी ने
रटते हुए कहा, ये शिमला में क्या चल रहा है? वहाँ एक के बाद एक लगातार कुछ न कुछ हो ही रहा है। वहाँ का एसपी कुछ कर रहा है या नहीं? नरवाल ने डीआईजी को याद दिलाते हुए जवाब मांगा। सर, वहाँ का जिम्मा एसपी गौतम संभाल रहा है। वो अच्छा और ईमानदार अफसर है, लेकिन उसका पिछला रिकॉर्ड बहुत अच्छा। शिमला में आते ही उसने अच्छा काम किया, लेकिन पिछले महीने से लगातार शिमला में बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि आसपास के इलाके के सारे माफिया समूहों ने हिमाचल को अपना अड्डा बना रखा है। मैंने उससे रिपोर्ट मांगी है। डीआईजी ने सफाई देते हुए कहा। रिपोर्ट मांगी है? किस बात की रिपोर्ट? उसके ऑफिस में एक अतुल नाम के पत्रकार को अलग अपने पास बंदी बनाने की या फिर मास्टर जियो पर रेड करने की? इस सब की जवाबदेही कौन देगा? एक कंसाइनमेंट पकड़कर कोई तर्रमखा नहीं हो जाता। पूरा शहर सर पर उठा है। उससे कहो और बेवकूफी ना करे। नरवाल ने डीआईजी के सामने एक सांस में कच्चा चिट्ठा खोल दिया। सर, नया खून है और शिमला को क्राइम मुक्त करना चाहता है, इसलिए इतना एक्शन हो रहा है। उसे इंटेल मिली थी कि गांव में गोदाम में हथियार हैं, इसलिए वो वहां गया, लेकिन वहां था कुछ नहीं। तभी इधर हमला हो गया और अतुल सहित उसके किडनैपर गायब हो गए। उसके हिसाब से वो काम ही कर रहा था। बस जियो पर रेड उसने शक के आधार पर की थी, जो कि उसे नहीं करनी चाहिए थी। मैंने उससे कहा कि इसका लिखित एक्सप्लेनेशन दे। डीआईजी ने मामला शांत करने की कोशिश की। इतना ही एक्शन पसंद है तो मैं उसे भेजता हूँ सेंसिटिव एरिया में लड़ता रहे नक्सलियों और माओवादियों से। और ये बताओ, मीडिया पर इतनी बयानबाजी कर गुस्सा निकालने की क्या जरूरत है? गुस्सा है उसको निकालने के हजार तरीके, पर मीडिया में अपने डिपार्टमेंट और शहर का नाम खराब करने की क्या जरूरत है? सर, वो अच्छा अफसर है, बस उसकी इंटीग्रिटी पर बात आई तो उसे गुस्सा आ गया। ये उसकी कमी। बाकी अभी जवान है, धीरे धीरे समझ जाएगा। इतना कहने के साथ डीआईजी को लगा इसको सब पता है, अब क्या जवाब दिया जाए। वो सोच में पड़ गया। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी नेताजी ने आगे कहना शुरू किया। तुमको अंदाजा है कि आने वाले महीनों में इलेक्शन है, और अगर इतनी हलचल रहेगी तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? पहले तो कभी इतनी हलचल नहीं हुई। मुझे इलेक्शन तक माहौल पूरा शांत चाहिए, नरवाल ने अपनी बात रखते हुए कहा। क्योंकि सर, लड़का जितना क्राइम निपटाने की कोशिश करता है वो लोग उतना ही भड़क जाते हैं। लेकिन आप चिंता न करें सर, मैं सब ठीक कर दूंगा। डीआईजी ने अपनी सफाई रखी। मुझे क्राइम होने या न होने से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ लोगों के बीच में क्या चल रहा है उससे मतलब है। मीडिया में क्या चल रहा है उससे मतलब है, क्योंकि वही वहाँ का रुझान तय करते हैं। नेता ने अपनी फिलॉसफी डीआईजी को समझा दी। जी सर, समझ गया, डीआईजी ने कहा। तब तक उस एसपी के कान में डाल दो कि या तो बिल्कुल शांत रहे, नहीं तो उसके ट्रांसफर की बात मैंने होम मिनिस्टर से कर ली, क्योंकि मैं इलेक्शन के समय रिस्क नहीं ले सकता हूँ। नेता ने अपनी मंशा अब साफ जाहिर कर दी, साथ ही फोन काट दिया। डीआईजी अब बहुत परेशान था। भले ही एसपी का तरीका ठीक नहीं हो, लेकिन उसकी एसपी से सहानुभूति थी, क्योंकि किसी जमाने में वो भी ऐसा ही जवान अफसर था जो कि जनता की सेवा और क्राइम का खात्मा करने के लिए प्रतिबद्ध था। लेकिन अब वो जानता है कि कहाँ भिड़ना है और कहाँ नहीं। वो समझ चुका था कि एसपी अब कम ही दिन का मेहमान था, क्योंकि वो क्राइम और राजनीति के चक्कर में बल्ली चढ़ चुका था। अतुल को उसी के घर में कैद करके रखा गया था। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। जब मास्टर जियो को पता लगा कि अतुल की तबीयत ठीक नहीं है, तो मास्टर खुद उससे मिलने को चले गए। वहां जाकर मास्टर ने पाया कि अतुल की दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही थी। मास्टर जियो ने कबीर के कहे मुताबिक उसको बहुत अच्छे से टॉर्चर करने का सारा इंतजाम कर लिया था। वैसे तो उनका मन नहीं था कि वो अतुल को ऐसे तकलीफ दें, मगर अभी कोई चारा भी नहीं था। कबीर ने ढील देने को मना किया था। मास्टर के आदमी कभी अतुल को उल्टा करके लटका देते, तो कभी उसके मुंह पर तौलिए को लपेटकर बहुत सारा ठंडा पानी डालते थे। मास्टर जियो अतुल को इस बात के लिए मनवाना चाहते थे कि उसने जो कबीर का इमेज खराब किया है उसको वो फिर से ठीक कर दे। वहीं अतुल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ऐसा करने से वो सारस्वत परिवार का गुलाम हो सकता था। दूसरी तरफ पॉलिटिशियन ने एसपी की खबर लेने के लिए उसने डीआईजी के पास फोन लगाया था। नेता ने भी शिमला में चल रहे गैर कानूनी काम को एनालाइज किया था। उसने इसी बात का बहाना बनाकर एसपी को टारगेट किया था। साथ में अपने स्टेटमेंट को और ज्यादा ऊपर उठाने के लिए नेता ने डीआईजी साहब को शिमला एसपी ऑफिस कांड के बारे में भी याद दिला दिया। डीआईजी साहब भी जानते थे कि गलती एसपी की ही है, इसलिए भी उनका मुंह अभी उनके कान से कमजोर था। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। डीआईजी साहब ने नेता से एक्शन लेने का वादा तो कर दिया था,
मगर उनको समझ आ गया था कि कई अब नेताजी उनसे एसपी के ट्रांसफर के लिए बात करेंगे। हुआ भी वैसा ही। आखिर में नेताजी फोन रखने से पहले डीआईजी साहब को समझा दिया कि उनको उस एसपी का ट्रांसफर चाहिए। डीआईजी ने फोन तो रख दिया था, मगर वो अभी नेता से कहना चाहते थे कि एसपी बहुत ज्यादा काम का आदमी है। बड़े अधिकारियों की आदत होती है कि वो नहीं चाहते हैं कि कोई बहुत काबिल ऑफिसर उनके हाथ से निकल जाए। यहाँ भी यही केस चल रहा था। डीआईजी बहुत अच्छे से जानता था कि नेता के ऑर्डर को काटा नहीं जा सकता है, मगर नेता ने भी जिस जिस पॉइंट को उठाया था उस हिसाब से ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। डीआईजी अभी चाहकर भी एसपी की कोई मदद नहीं कर सकता था। ये कोई नई बात नहीं थी कि पॉलिटिक्स के चक्कर में किसी ईमानदार ऑफिसर की बलि दी जा रही थी। डीआईजी साहब अब सिर्फ तमाशा देख रहे थे। अभी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इधर शिमला में बैठे एसपी साहब को कुछ भी नहीं पता था कि उनके पीठ पीछे क्या करने की बात चल रही है। जब से डीआईजी साहब ने कार्रवाई की बात की थी, उनके होश उड़े हुए थे। आज से पहले एसपी ने बहुत से केसेस सॉल्व किए थे, मगर कभी भी उनके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ था। शराब और सिगरेट के सहारे वो अपने आप को समझा रहे थे कि गलती उनकी ही थी। उनको मास्टर जियो जैसे आदमी को हल्के में नहीं लेना चाहिए था। उनको लगा था कि जैसे पहले की कुछ पोस्टिंग में उन्होंने अच्छा काम कर दिखाया था, अभी भी वैसे ही काम करके सब कुछ शॉर्ट आउट कर लेंगे। मगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। नाम से बड़ी जब बदनामी हो जाए तो जीना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एसपी साहब भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे थे कि अब यहाँ पर उनके सपोर्ट में बहुत कम लोग थे, मगर उनके अगेंस्ट में बहुत ज्यादा लोग हो गए थे। कल जो हाथ माला पहना रहे थे, आज वही हाथ पत्थर चला रहे थे। रात का वक्त हो गया था। एसपी साहब ने अपने ऑफिसर्स को बता दिया था कि जब तक अतुल का पता नहीं चलता है तब तक कोई भी आराम से नहीं बैठेगा, क्योंकि अब डिपार्टमेंट की इज्जत की बात हो गई थी। दिन हो या रात, हर तरफ से पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई थी। एसपी ने तो अब उम्मीद छोड़ दी थी कि अतुल फिर से मिल सकता है, मगर एसपी के कुछ सपोर्टिव ऑफिसर्स ने अभी तक अपनी उम्मीद की डोर को टूटने नहीं दिया था। रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, सब जगह पर पुलिस का बहुत जबरदस्त पहरा था। इस बात का बहुत खास ख्याल रखा गया था कि रात के वक्त पुलिस की पेट्रोलिंग और ज्यादा बढ़ा दी गई थी। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। एसपी ऑफिस के बाहर बहुत ज्यादा सन्नाटा था। गेट पर खड़ा सिपाही बहुत आराम से अब नींद के आगोश में जा रहा था। अचानक से उसको दूर से एक बाइक की आने की आवाज आती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि कौन हो सकता है इस वक्त, क्योंकि एसपी ऑफिस के साथ साथ एसपी साहब का घर भी जुड़ा हुआ था और उस रात के हमले के बाद से बहुत ज्यादा चेकिंग के साथ ही कोई अंदर की तरफ आ सकता था। जब बाइक सवार सिपाही के करीब आ गया तो उसने हाथ और डंडे के इशारे से पूछा कि कहाँ जाना है और अंदर कैसे आए। बाइक चालक ने हेलमेट पहन रखा था। सिपाही ने उसको देख के बहुत बेकार का शक जाहिर किया था। बाद में उसने पुलिस सिपाही को अपना चेहरा दिखाते हुए बताया कि वो पुलिस का आदमी है। जब सिपाही को तसल्ली हो गई तो उसने उस बाइक पे बैठे आदमी से उसका नाम पूछा। उस आदमी ने उस सिपाही को बहुत बुरा भला कहते हुए उसके हाथ में एक पेन ड्राइव रख दी। सिपाही को समझ नहीं आया कि ये किस तरह का पेन ड्राइव है। उसने जाते हुए बाइक वाले को धीरे से कुछ कहा और एसपी साहब के घर के अंदर जाने लगा। उसके हिसाब से ये साहब के लिए कोई सबूत था। जब वो अंदर गया तो उसने पाया कि एसपी साहब हाथ में सिगरेट लिए हुए बहुत आराम से बैठकर कुछ सोच रहे हैं। सिपाही ने उनको जगाते हुए बहुत आराम से उस पेन ड्राइव को उनके हाथ में रख दिया। वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि एसपी साहब का मूड ठीक नहीं चल रहा था। अभी कोई भी कदम उसके खिलाफ जा सकता था। एसपी साहब को समझ नहीं आ रहा था कि ये किस चीज का पेन ड्राइव हो सकता है। उन्होंने तुरंत इशारे से पूछा कि इसमें क्या है। तब सिपाही ने बहुत आराम से एसपी साहब को बताया कि कोई पुलिस का मुखबिर आया था और बोल रहा था कि इसको एसपी साहब को दे देना। एक पल के लिए तो एसपी बहुत ज्यादा चौंक गए थे, क्योंकि उनके सभी मुखबिर भी बेस पे ही थे। कोई भी कहीं काम नहीं कर रहा था तो अचानक से ये कहां से आ गया। खैर, मूड खराब होने के कारण अभी एसपी साहब बहुत ज्यादा कुछ करने के मूड में नहीं दिख रहे थे। उनको समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है, मगर उन्होंने इशारे से उस सिपाही को अपना लैपटॉप लाने को कहा।
उसने बिना वक्त बर्बाद किए बहुत अच्छे से एसपी साहब को उनका लैपटॉप लाकर दे दिया। जब एसपी साहब ने उस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप पर खोल के देखा तो उसमें उनको 4 वीडियो मिले। 3 छोटे छोटे थे और आखिरी वाला 10 मिनट का था। एसपी को समझ नहीं आ रहा था कि किस चीज के वीडियो हैं। जब उन्होंने इन वीडियो को खोल के देखना शुरू किया तो उनकी हालत खराब हो गई। पहला वीडियो था एसपी साहब के ऑफिस का। ये उस रात का वीडियो था जब अतुल को किडनैप किया गया था। दूसरा वीडियो था उस समय का जब एसपी उस रात पुलिस के जीप से हथियार उतार रहा था। इन सब को देख के एसपी साहब का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया था। अब उसने फैसला किया कि वो उस वीडियो को सबसे पहले देखेंगे जो सबसे लंबा था। अचानक से उन्होंने इस वीडियो को देखना शुरू कर दिया। वीडियो की शुरुआत में एकदम से बहुत ज्यादा अंधेरा दिख रहा था, मगर पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। जब वीडियो आगे की तरफ बढ़ा तो एसपी साहब ने पाया कि ये अतुल के चिल्लाने की आवाज थी। अब वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि कुछ नकाबपोश लोग बहुत मजे से अतुल को टॉर्चर कर रहे हैं। टॉर्चर इस लेवल का था कि एसपी साहब को सिर्फ देख के ही दया आने लगी। अब तो मानो एक झटके में एसपी साहब का सारा नशा उतर गया था। वो इस वीडियो को देख के समझ गए थे कि किसी ने उन पर तंज कसते हुए इसको रिकॉर्ड करके भेजा है। एसपी के पास खड़े सिपाही को भी इस वीडियो मैसेज का मतलब समझ में आ रहा था, मगर अभी वो कुछ बोल नहीं रहा था। जब अतुल का पूरा वीडियो चल गया तो एसपी ने तुरंत से आखिरी का वीडियो भी प्ले किया। इस वीडियो में बहुत ज्यादा साउंड था। पहले तो इसमें दिखा कि कोई बारात जा रही है। उसके बाद अचानक से दुल्हन की विदाई का सीन आ गया। सिपाही को आखिरी का वीडियो समझ नहीं आया। इस बार उसने एसपी साहब से पूछ लिया कि इस आखिरी वीडियो का क्या मतलब है। एसपी ने पहले तो सोचा, उसके बाद बहुत जोर से हंसते हुए कहा कि आखिर वीडियो का मतलब है मेरा ट्रांसफर, यानी कि अब इस शहर से जाने का वक्त आ गया है। तब सिपाही ने बहुत आराम से एसपी साहब से पूछा कि आखिर ये कैसे कहा जा सकता है कि आपका ट्रांसफर होगा। एसपी ने फिर से बहुत जोर से हंसते हुए कहा, जिनका इस नौकरी में कुछ नहीं होता है उनका ट्रांसफर ही होता है। अब इससे ज्यादा ना मैं तुमको समझा सकता हूँ और न इससे ज्यादा तुम कुछ समझ सकते हो। बेहतर यही होगा कि अभी अपनी ड्यूटी पर लग जाओ और जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। मुझे थोड़ा सोना है। मेरा दिमाग बहुत ज्यादा थका हुआ लग रहा है। ऐसे भी बहुत रात हो गई है। सिपाही से जैसा कि एसपी साहब ने कहा था वैसा ही करते हुए वो बाहर चला गया। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। दरअसल उन वीडियो को देखने के बाद एसपी साहब का दिमाग और ज्यादा खराब हो गया था। शराब के नशे में उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रहे हैं। कभी उनको अतुल नजर आता था जो उनसे मदद मांग रहा था, तो कभी उनको मास्टर जियो की शक्ल दिखती थी। अपने इस डर से बाहर आने के लिए उन्होंने जिस शराब का सहारा लिया था वो भी अब काम नहीं आ रही थी। इस केस ने एसपी साहब को अंदर से तोड़ कर रख दिया था। उनकी हालत ऐसी थी कि वो किसी को समझ भी नहीं पा रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ है। वो अंदर ही अंदर घुट रहे थे। आंखें बंद करो तब बेचैनी, आंखें खोलो तब बेचैनी। वहीं शहर के दूसरे हिस्से में एसपी साहब को परेशान करने वाले लोग आपस में बात कर रहे थे। कबीर अपनी व्हीलचेयर के साथ गार्डन में था। उसका जख्म अब बहुत अच्छे तरीके से भर रहा था। डॉक्टर के दावे के अलावा भी बहुत तरीके की मेडिसिन को कबीर जानता था। वो अपना इलाज खुद कर रहा था क्योंकि उसको ये सब ट्रेनिंग में सिखाया गया था। जैसा कि घर के लोगों ने उसको मास्टर जियो से बात करने को मना किया था, इसलिए वो अकेले में मास्टर जियो से बात कर रहा था। बात करना जरूरी भी था क्योंकि कबीर ने एक तीर से 2 निशाना जो लगा लिया, मगर अभी उसके माथे से कलंक नहीं गया था। मास्टर जियो उसको फोन पर पहले अतुल के बारे में बता रहे थे कि अतुल को ज्यादा टॉर्चर करना सही नहीं है। उसकी हालत पहले से ही खराब है। अब अगर रस्सी को ज्यादा भार दिया जाएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। जब कबीर मास्टर जियो से बात कर रहा था तब उसने इस बात का ध्यान नहीं दिया था कि मानसी बाहर से आ रही है और मास्टर जियो का नाम सुनकर वो छिपकर कबीर की बातें सुनने लगती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि कबीर इतनी रात को क्यों मास्टर जियो से बात कर रहा है। इसके बाद जब कबीर ने फोन पर मास्टर जियो का एसपी का इलाज करने को कहा तो मानसी समझ गई कि कबीर का भी एसपी से पंगा चल रहा है। वो बहुत खुश हो गई क्योंकि उसने कबीर को परेशान करने के लिए नया मोहरा मिल गया था। क्या मानसी कबीर की सब बात एसपी साहब को बता देगी? क्या कबीर के जरिए एसपी मास्टर जियो तक जा सकेंगे? नेता
पिताजी ने डीआईजी साहब को बता दिया था कि एसपी का ट्रांसफर करना ही था। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। इन बातों से अनजान एसपी साहब अपने ऑफिस में सिगरेट के धुएं के बीच अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे थे। उनका हाल बहुत ज्यादा खराब लग रहा था। अचानक से एसपी ऑफिस के बाहर एक आदमी गेट पर खड़े सिपाही को एक पेन ड्राइव देता है। वो सिपाही को बताता है कि वो पुलिस का इन्फॉर्मर है। बाद में वो सिपाही एसपी साहब को लाकर वो पेन ड्राइव दे देता है। एसपी साहब उस पेन ड्राइव को देखने के मूड में नहीं थे, मगर उनको लगा कि शायद इसमें कोई सबूत हो सकता है। जब एसपी साहब ने उस पेन ड्राइव को देखा तो उनके होश उड़ गए। उस पेन ड्राइव में 4 मामले थे। कुछ तो एसपी साहब का ही वीडियो था, मगर कुछ वीडियो अतुल का था। एसपी ने जब इस बात को बहुत गौर से देखा तो उसके होश उड़ गए। उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि क्या होने वाला है। अतुल को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। एसपी साहब को वीडियो का एक एक पल बहुत भारी लग रहा था, लेकिन अभी वो इस बात के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। उस पेन ड्राइव को सिस्टम से निकालने के बाद भी एसपी साहब उस बात को अपने सिस्टम से नहीं निकाल पा रहे थे। उनकी हालत अब इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कभी उनको अतुल का चेहरा दिख रहा होता तो कभी उनको मास्टर जीव का चेहरा दिख रहा था। शायद ये लोग अभी उनके दिमाग में बहुत ज्यादा भर गए थे। दूसरी तरफ शहर में मास्टर जीव कबीर को बता रहे थे कि उन्होंने अतुल को टॉर्चर करके अपने टीम में मिलाने की कोशिश शुरू कर दी है। इन सब के बीच कबीर और मास्टर जीव को पता नहीं था कि मानसी भी उनकी बात सुन रही है। वो अभी कबीर के पास वाली जगह पर खड़ी थी। कबीर की बात सुनने का मौका मानसी को जब भी मिलता था उस मौके को छोड़ती नहीं थी। मानसी को ये बात पता थी कि बहुत दिन पहले से मास्टर जियो और कबीर के बीच में कोई तो खिचड़ी पक रही है, लेकिन ये क्या थी इसका कोई आइडिया मानसी को नहीं था। वो अभी इसी बात को जानने की कोशिश कर रही थी। कबीर जब भी बात करते करते एसपी साहब का नाम लेकर मास्टर जियो को कुछ बोलता था तो मानसी के कान खड़े हो जाते थे, क्योंकि उसको पता नहीं था कि कबीर और एसपी साहब की किसी बात पे लड़ाई चल रही है। क्योंकि उसने कुछ दिन पहले कबीर के बारे में पूरे घर को बात करते हुए सुना था। कबीर आराम से बात करके अपने व्हील चेयर के साथ कमरे में चला गया। मानसी को समझ नहीं आ रहा था कि कबीर आखिर क्या प्लान कर रहा है। उसका पहला प्लान नाकाम हो गया था। जब मानसी ने कबीर को बाहर निकालने की कोशिश की तब कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। मानसी अपने मन में सोचती हुई बाहर से घर के अंदर चली गई। वो हर तरह से सोच के परेशान हो गई थी, मगर कहीं भी कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा था। साथ में अभी उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से घर के लोगों ने कबीर को मास्टर जियो से दूर रहने को क्यों कहा था, जबकि मास्टर जियो ने ही कबीर की जान बचाई थी जब उसका एक्सीडेंट हो गया था। घर के अंदर मानसी सब लोगों से नजर बचाती हुई अपने कमरे में चली गई। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। मानसी जब घर में आ रही थी तो उसके चेहरे को उसकी माँ नंदिनी सारस्वत ने नोटिस कर लिया था। उसको पता था कि मानसी का मूड बहुत ज्यादा खराब है। मानसी के कमरे में जाते ही वो भी कमरे में चली गई। मानसी अंदर जाकर बिस्तर पर बैठी थी। अपने मन की दुविधा को छिपाने की कोशिश में वो उसको और ज्यादा उजागर कर रही थी। नंदिनी जब कमरे में आई तो मानसी के पास जाकर बैठ गई। उसने मानसी से बहुत अच्छे ढंग से पूछा कि क्या बात है, वो परेशान लग रही है। दरअसल मानसी की माँ को इस बात का डर था कि मानसी का करियर बहुत ज्यादा खराब हो गया है। उसका कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। उसको कहाँ पता था कि मानसी कबीर के कारण परेशान है। कुछ देर तक जब मानसी ने कुछ नहीं कहा तो नंदिनी ने उससे बात करने की कोशिश की। क्या बात है बेटा, बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस इस बात को लेकर परेशान हूँ कि मुझे कबीर को इस घर में नहीं देखना है, मानसी ने कहा। मानसी ने जैसे ही कबीर का नाम लिया नंदिनी को समझ आ गया कि हालत सही नहीं है, क्योंकि उसको अपनी बेटी के बारे में इतना पता था कि वो कबीर से सच में बहुत ज्यादा नफरत करती है। बेटा, मैंने तुमसे कहा है ना कि कबीर को छोड़ के तुमको अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। मॉम, मैंने भी आपसे कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है। आप इस बात को समझ नहीं रहे हो कि मेरे दिमाग में अभी क्या प्लान चल रहा है, मानसी ने अपनी माँ पर गुस्सा करते हुए कहा। बेटा, यही तो मैं कह रही हूँ तुमसे कि अपने आप को सही जगह खर्च करो। तुमने पहले भी तो कहा था कि तुम कैसे भी करके कबीर को घर से बाहर का रास्ता दिखा दोगी। क्या हुआ उस प्लान का?
कुछ नहीं हुआ, नंदिनी ने कहा। अब माँ और बेटी के बीच का आर्गुमेंट बढ़ते जा रहा था। किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है। अपनी माँ की बात सुनकर मानसी को भी अब गुस्सा आ रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ उसको समझना नहीं चाहती है। माँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी बेटी भी काम की है। आप और पापा ने जिस तरह का ओपिनियन मेरे बारे में बना रखा है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथ में कबीर को बाहर निकालने के लिए मैंने उसके रिपोर्ट को मार्केट में लीक कराया, मगर क्या हुआ? आप सबने उसको बदनाम होने के बाद भी उसको अपने सर पर बैठा कर रखा है। मानसी की बात सुनकर नंदिनी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। जब मानसी ने लीक वाली बात बताई तो नंदिनी की होश हवा हो गए। वो इस बात को समझ गई थी कि आज सारस्वत परिवार की जो भी हालत थी वो इस कारण से था कि मानसी ने कबीर को बदनाम करने के लिए पूरे परिवार की इज्जत को दांव पर लगा दिया था। नंदिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर मानसी की तारीफ करे या उसको मारे। नंदिनी ने अपना गुस्सा अंदर दबा लिया, मगर उसने मानसी को इस बात के लिए बहुत फटकार लगाई। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? एक तो तुम्हारे पिता बहुत ज्यादा मुश्किल से इस बिजनेस को रन कर रहे हैं और तुम हो किसको बर्बाद करने के पीछे ही पड़ी हुई हो। मानसी अगर मदद नहीं कर सकती हो तो काम को बिगाड़ो भी मत। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोगों को उम्मीद है किस बात से। कभी कहती हो कि कबीर को बाहर का रास्ता दिखाना है और कभी कहती हो कि मानसी, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मॉम, आप लोग पहले एक चीज डिसाइड कर लो। डिसाइड करने का क्या मतलब है कि पूरे परिवार को बर्बाद ही कर दो? जानती भी हो कि अगर बात बाहर आ गई कि तुमने ही रिपोर्ट को लीक किया है तो क्या हो सकता है तुम्हारे साथ? मैं और तुम्हारे पापा भी इस घर के बाहर का रास्ता देख लेंगे, नंदिनी ने कहा। आज बहुत दिन बाद मानसी ने अपनी माँ को गुस्से में देखा था। मॉम, आप क्या बोल रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं बस इतना जानती हूँ कि कबीर को इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। कबीर को बर्बाद करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, फिर इसके लिए मुझे खुद से बाहर ही क्यों न जाना पड़े, मानसी ने कहा। उस वक्त मूड बहुत ज्यादा खराब हो गया था। वो इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि कोई और भी उसके बातों को बहुत गौर से सुन रहा है। अलीशा अभी कमरे के बाहर से गुजर रही थी। जब उसने सुना कि मानसी और उसकी माँ के बीच में बहुत ज्यादा तू मैं हो रही है तो उसने इस बात को जानने की सोची कि क्या बात है। वैसे भी अलीशा का दिमाग बहुत दिन से एक सवाल की तरफ जा रहा था कि कबीर की रिपोर्ट अचानक से मीडिया के पास कैसे चली गई, क्योंकि अलीशा ने कबीर के डॉक्टर से इस बारे में बात की थी। यानी कि डॉक्टर नीरज से उन्होंने साफ साफ अलीशा को बताया था कि रिपोर्ट डॉक्टर की तरफ से या हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ से लीक नहीं हुई है। यानी कि रिपोर्ट घर से लीक हुई थी और पूरे घर में केवल दो ही ऐसे लोग थे जिनके ऊपर अलीशा को शक था। एक तो कबीर के सास ससुर और दूसरी मानसी। इन्हीं सब बातों ने अलीशा को अभी मानसी के कमरे के बाहर खड़ा किया था। अलीशा ने जब अभी आखिर में सुना कि मानसी अपने कमरे में चिल्लाकर बोल रही है कि वो कबीर को बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है, तब उसको यकीन हो गया कि मानसी ने ही कबीर की रिपोर्ट को लीक किया है। मगर अभी अलीशा के पास इस बात का कोई सबूत नहीं था, तो उसने नंदिनी और मानसी के आगे की बहस को सुनना बेहतर समझा। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम कबीर को नीचे करने की कोशिश में खुद बहुत ज्यादा नीचे मत चली जाना कि कोई तुम्हारी मदद ही न कर सके, नंदिनी ने कहा। वो अभी भी मानसी को सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अभी इस बात को नहीं जानती थी कि मानसी के मन में अब कौन सा बर्बादी का प्लान चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, आप देखती जाओ। मगर पहले मुझे एक बात बताओ कि ये एसपी साहब ने कबीर को किस बात के लिए मना किया है, मानसी ने अपनी माँ से पूछा। मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, मगर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि कबीर के केसेस को एसपी साहब ने इस बात पर इग्नोर किया है कि वो मास्टर जियो से कांटेक्ट में नहीं रहेगा, क्योंकि मास्टर जियो बहुत खराब आदमी है, नंदिनी ने कंफ्यूजन में कहा। अच्छी बात है, मैं अब कल एसपी साहब को बता दूंगी कि कबीर यहाँ क्या कर रहा है। मानसी की इस बात को सुनकर नंदिनी ने अपने सर पर हाथ रख लिया। वही मानसी की बात को अलीशा ने भी सुन लिया था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मानसी एसपी को कौन सी बात मिर्च मसाला लगाकर बताने वाली है। अलीशा को जो बात पता करनी थी वो उस बात को समझ गई थी। अब उसको समझ आ गया था कि मानसी ही वो इंसान है जिसने कबीर के खिलाफ साजिश की है। इसका मतलब साफ था कि कबीर की नफरत में मानसी आज नहीं बल्कि आगे जाकर भी ऐसी हरकत कर सकती थी जिससे कि कबीर को परेशानी हो। जहां तक अलीशा को पता था, कबीर ने आज तक मानसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, मगर मानसी कबीर से इस तरह चिढ़ती थी कि
कबीर ने उसकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर दिया है। मानसी की इस दुश्मनी का अंदाज अलीशा को समझ नहीं आ रहा था। यही सब सोचते हुए अलीशा कबीर के कमरे की तरफ आगे बढ़ रही थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो इन बातों को कबीर को कैसे बता सकती है, क्योंकि अभी मानसी को रोकना जरूरी था। वो एसपी साहब से क्या बात करने वाली थी, ये कोई नहीं जानता था। अलीशा जब कबीर के कमरे के पास गई तो उसने पाया कि कबीर अभी काजल के साथ बाहर गार्डन में ही है। अब अलीशा के सामने चुनौती थी कि वो कबीर को अकेले में कैसे बताए कि उसके खिलाफ साजिश करने वाली मानसी का क्या अगला प्लान है। अलीशा साफ तौर पर काजल को इस मामले से दूर रखना चाहती थी। साथ ही काजल के सामने बात करने से कबीर भी उल्टा हंस सकता था, क्योंकि वो घर वालों के खिलाफ जाकर मास्टर जियो से बात कर रहा था। कबीर जब मास्टर जियो से बात कर रहा था तब उसको पता नहीं था कि मानसी उसकी बातों को छिप कर सुन रही है। मानसी इस बात को समझ गई थी कि एसपी साहब के साथ कबीर की कोई तो लड़ाई हो रही है, मगर वो अभी इस बात से अनजान थी कि आखिर क्या बात है जिसके कारण ये सब हो रहा है। बाद में मानसी अपने कमरे के अंदर चली जाती है। जब मानसी अंदर की तरफ आई तो उसकी माँ को समझ आ गया था कि मानसी किसी बात को लेकर परेशान है। उनको लगा था कि मानसी अपने करियर को लेकर परेशान है, मगर यहाँ पर बात कुछ और ही थी। मानसी से बात करने पर नंदिनी यानी कि उसकी माँ को पता लगा कि मानसी कबीर को लेकर परेशान है। वो मानसी को समझाने की कोशिश भी करती है कि वो अपने करियर पर ध्यान दे, मगर मानसी कहाँ उसकी बात मानने वाली थी। मानसी का गुस्सा इस बात पर था कि आखिरी बार उसने कबीर को बदनाम करने में कोई कसर नहीं रखी थी, मगर फिर भी उसको घर से किसी ने निकाला नहीं था। मानसी को अभी इस बात का पता नहीं था कि अलीशा उसके कमरे के बाहर सब सुन रही है। मानसी की बातें सुनकर अलीशा को ये समझ आ जाता है कि कबीर के साथ अभी जो कुछ हो रहा है उसकी वजह मानसी ही थी। अलीशा का दिमाग अंदर से खराब हो गया था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। अभी अलीशा के साथ मजबूरी ये थी कि उसके पास अभी मानसी के करतूत का कोई सबूत नहीं था। उसने अभी कबीर से बात करने से पहले इस बारे में सोचा कि वो पहले मानसी की बुरी बात को सुन ले, उसके बाद कबीर को बताएगी। आगे की बात सुनकर अलीशा को पता लगा कि मानसी कबीर को फंसाने के लिए इस बार एसपी साहब का सहारा लेना चाहती है। जब अलीशा ने ये सब बात सुन ली तो उसने कबीर से मिलने का मन बनाया। जब वो कबीर से मिलने के लिए गई, कबीर गार्डन में काजल के साथ बैठा हुआ था। काजल के सामने अलीशा उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने इस वक्त कुछ भी नहीं कहा। ऐसे भी रात काफी हो गई थी तो कबीर से अभी मिलना सही नहीं था। अलीशा भी अभी रिलैक्स कर सकती थी, क्योंकि वो इस बात को समझ रही थी कि मानसी अगर एसपी से बात करती भी है तो अगली सुबह ही करेगी। इन सब बातों के साथ वो अपने कमरे की तरफ रुख कर लेती है, मगर उसको अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मानसी सिर्फ कबीर से बदला लेने के लिए इतना कुछ कर सकती है। आखिर कबीर ने उसका बिगाड़ा क्या था? कबीर जितना इस घर में बर्दाश्त कर लेता था उतना तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। हालांकि अलीशा को यह बात पता थी कि मानसी के बॉयफ्रेंड को कबीर ने बहुत बुरी तरह से मारा था, मगर इस बात के लिए मानसी ने कबीर का पूरा जीवन ही बर्बाद करने की कसम उठाई थी। ये बात अलीशा के समझ के परे थी। वो मानसी के साइकोलॉजी को समझने में नाकाम हो रही थी। यही सब सोचते हुए अलीशा नींद के आगोश में चली गई। अगली सुबह जब अलीशा कबीर के पास आई तो उसने देखा कि कबीर गार्डन में अकेले अपने व्हीलचेयर पर बैठा हुआ है। अभी वहां पर काजल नहीं दिखाई दे रही थी। उसने कबीर से बात करने के पहले एक बार इस चीज को चेक करना चाहा कि काजल अभी कहां पर है। वो गार्डन के पास सीधे घर के अंदर चली गई। वहां पर कोई नहीं दिख रहा था। वो समझ गई कि केशव और मीरा शायद से बाहर टहलने गए हैं। अब अलीशा का ध्यान काजल की तरफ गया कि काजल कहां पर है। वो किचन में कबीर के लिए कुछ सूप बना रही थी। जब अलीशा ने उससे पूछा तो काजल ने उसको बताया कि ये सब कबीर ने उसको बनाने को कहा है, मगर काजल ने इस बात को कबूल किया कि उसको इन हर्बल प्रोडक्ट्स के नाम नहीं पता है। अलीशा ने उसको फिर बहुत आराम से पूछा कि कबीर कहां पर है। काजल ने उसको बताया कि वो गार्डन में सुबह की धूप ले रहा है।
अलीशा समझ गई कि काजल अभी बाहर नहीं आने वाली है। वो बहुत आराम से बाहर चली गई। बाहर कबीर बहुत आराम से बैठा हुआ था। अलीशा को आता देख कबीर को कुछ अजीब लगा, मगर उसने अभी इस बात को सोचने की पहल नहीं की कि उसके आने का रीजन क्या हो सकता है। अलीशा ने आकर कबीर को बहुत अच्छे से विश किया और बैठने के लिए पूछा। कबीर ने बहुत आराम से अलीशा को बैठने के लिए कह दिया। इसके बाद कबीर ने अलीशा से उसके आने का कारण पूछा, मगर सब बातों के पहले अलीशा एक अच्छे दोस्त की तरह कबीर से उसके और एसपी साहब के बीच में चल रहे मामले को समझने की कोशिश करती है। कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज सुबह सुबह अलीशा को ये एसपी साहब वाला मामला कहाँ से याद आ गया है। मगर अब जब बात निकल ही गई थी तो कबीर ने भी बहुत आराम से अलीशा को समझाया कि बात क्या है। कबीर ने उसको बताया कि मास्टर जियो से उसकी दोस्ती काफी पुरानी है और अभी मास्टर जियो ने उस रिपोर्टर को पकड़ने में बहुत ज्यादा हेल्प की है। साथ ही उन्होंने ही कबीर को उन लोगों से बचाया था जिन्होंने कबीर को किडनैप कर लिया था। इन सब को करने में मास्टर जियो को थोड़ा वायलेंस का सहारा लेना पड़ा। जब वो मेरे लिए लड़ रहे थे तब एसपी की नजर उन पर गई थी। एसपी साहब को यहाँ से लगने लगा कि मास्टर जियो ही शहर का सबसे बड़ा बदमाश है। बस उसके बाद से वो मास्टर जियो के पीछे पड़ गया। जब उन्होंने पाया कि मास्टर जियो का साथ मैं दे रहा हूँ तो वो अब मेरे भी खिलाफ हो गया है, क्योंकि मास्टर जियो को बहुत बार मैंने एसपी से बचाया था। कबीर के इतना कहते ही अलीशा को सब खेल समझ में आ गया था। वो अब इस बात को समझ गई थी कि कबीर का एसपी से कोई सीधा झगड़ा नहीं है, बल्कि ये सब मास्टर जियो को बचाने के लिए किया जा रहा है। अलीशा को कबीर का पॉइंट अच्छा भी लगा, क्योंकि अलीशा को पता था कि कबीर अभी सही कर रहा है। अगर कोई आपके लिए लड़ा हो तो वक्त आने पर उसकी मदद भी करनी चाहिए। इन सब बातों को समझने के बाद अलीशा ने बहुत अच्छे से कबीर को शांत करते हुए उससे धीरे से पूछा कि उसको क्या लगता है कि कौन है इस घर में जो उसकी रिपोर्ट को लीक कर सकता है। अलीशा को कबीर की ये बात याद थी कि जिन दिन कबीर की किडनैपिंग हुई थी उससे पहले कबीर ने बहुत अच्छे ढंग से शंभुनाथ को बताया था कि उसको पता है कि कोई न कोई उसको घर से बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मगर उस वक्त कबीर को पता नहीं था कि वो कौन सा इंसान है। आज जब अचानक से अलीशा इतनी सुबह सब बातों को कुरेद रही थी तब कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कबीर ने भी अलीशा से बहुत आराम से पूछा कि क्या बात है, आखिर उसको आज सुबह में ऐसी बात करने की क्या जरूरत है। कबीर की बात पर अलीशा ने बहुत आराम से कहा कि उसको कबीर के बारे में कुछ पता लग गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसने कबीर को तबाह या बर्बाद करने की कसम खाई है। कबीर को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, मगर कबीर की बहुत पुरानी आदत थी कि वो किसी को भी चौंका देता था। अलीशा ने जब अपनी बात को पूरा कर लिया तो कबीर ने धीरे से कहा, मानसी है ना वो इंसान। जब अलीशा ने कबीर के मुंह से मानसी का नाम सुना तो चौंक गई। कुछ पल के लिए तो वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसको यकीन नहीं हो रहा था कि कबीर ने उसको बिना बताए सब बता दिया है। इससे पहले कि अलीशा उससे कुछ पूछ पाती, कबीर ने बहुत उदास मन से कहा, पहले जब वो परिवार से दूर था तो सोचता था कि जिसके पास परिवार होता है वो लोग दुनिया के सबसे अमीर लोग होते हैं। मगर अब जब वो परिवार में रहने लगा तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बदकिस्मती को कैसे किसी को समझाए। अलीशा भी इस बात से बहुत ज्यादा सहमत थी, क्योंकि उसने कबीर को जलील होते देखा था यहाँ पर। इसके आगे कबीर अलीशा को बताता है कि उसको ये बात बहुत पहले से ही पता थी कि मानसी ही उसके आगे पीछे से उस पर हमला कर रही है, मगर वो मानसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहता था, क्योंकि कुछ करने के लिए घर के सभी लोगों को बताना पड़ेगा कि मानसी का कसूर क्या है। मानसी का गुनाह सामने आया तो दादाजी पक्के से ही उसको घर के बाहर का रास्ता दिखा देंगे। कबीर की बात से अलीशा इस वक्त खुश नहीं थी। उसके हिसाब से कबीर को मानसी पर हमला करना चाहिए। आगे कबीर ने बहुत मुस्कुराते हुए अपना दर्द बयान करते हुए कहा कि एक वो खुद के लिए परिवार नहीं बना पा रहा है तो उसको क्या हक है कि वो शख्स से उसका परिवार छीन ले जो उसके मायने ही नहीं रखता। अलीशा को अभी इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वो जाकर मानसी को जान से मार दे। कबीर भी अलीशा के इस गुस्से को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा था। वो इस बात को जानता था कि अलीशा को ये सब अच्छा नहीं लगेगा कि कोई घर और कबीर पर सवाल उठा,
मगर कबीर उसको समझाते हुए उसका गुस्सा शांत करने की कोशिश करता है। साथ ही वो अलीशा से इस बात का भी प्रॉमिस लेता है कि कुछ भी हो जाए घर में ये बात कभी भी बाहर नहीं आनी चाहिए कि रिपोर्ट को मानसी ने ही बाहर किया था। अलीशा ने इस वक्त कबीर को वादा तो कर दिया था कि वो मानसी को एक्सपोज नहीं करेगी, मगर उसने अंदर से मानसी को माफ नहीं किया था। आखिर मानसी ने उसके प्यार को चोट पहुंचाई थी। पहले भी बहुत बार मानसी को अलीशा ने माफ कर दिया था कि वो अभी नादान है, लेकिन इस बार उसका कोई इरादा नहीं था कि वो मानसी को कैसे भी करके माफ करे। इसके बाद इससे पहले कि काजल वहां पर आ जाती, अलीशा ने मौका देखते हुए बहुत आराम से कबीर को मानसी का प्लान बता दिया। उसने कबीर को बताया कि वो एसपी से तुम्हारी शिकायत करने वाली है कि तुम मास्टर जियो से अभी भी बात करते हो। कबीर अलीशा की बात सुनकर बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था। आखिर में जब अलीशा से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने कबीर से पूछ ही लिया कि आखिर वो इस बात पर इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहा है। कबीर ने उसको अब समझाया कि एसपी का इलाज उसने कर दिया है, अब एसपी कुछ नहीं करेगा। अगर अलीशा मानसी को इस बारे में बता भी देती है तो इस बात से कबीर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मानसी ने एसपी को क्या कहा है। सब कुछ सेट हो गया था कबीर के हिसाब से, मगर अलीशा ने कबीर का ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित किया कि उसको अभी घर के लोगों को भी एसपी के बारे में समझाना पड़ेगा, क्योंकि घर के लोगों को एसपी ने बहुत ज्यादा डरा दिया है। कबीर को अलीशा की ये बात बहुत ज्यादा पसंद आती है। वो समझ गया था कि मास्टर जियो की अच्छी इमेज बनने के लिए उसको पहले एसपी का डर निकालना होगा। कबीर ने अलीशा को इस बारे में निश्चिंत करते हुए कहा कि वो मानसी के एसपी के पास जाने से पहले घर के लोगों को अपने पक्ष में कर लेगा। इससे पहले कि कोई बात होती, अलीशा ने देखा कि काजल आ रही है। वो जैसे ही अपनी जगह से उठने लगी, कबीर ने इशारे से उसको बैठने को बोल दिया। दूसरी तरफ मानसी अब तैयार होकर एसपी ऑफिस निकलने वाली थी। उसके जाने से पहले नंदिनी ने बहुत आराम से उसको बताया कि जो भी करना उसमें ऐसा करना कि सिर्फ कबीर ही विलन बने, ना कि पूरे घर के लोग। मानसी ने अपनी माँ को तसल्ली देते हुए कहा कि इस बार को परेशानी नहीं आने वाली है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्द कबीर इस परिवार के बाहर नजर आएगा। इतना कहकर मानसी भी घर से निकल जाती है।